इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के बारे में देखा था और हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया था स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट, जिसमें जो भी हमारा वेव इक्वेशन था, वेव का जो इक्वेशन था उसमें वो टाइम पर डिपेंडेंट था। मतलब हमारा डेल साई बाय डेल टी ये पार्ट आया था। मतलब डेल टी है, मतलब टी वेरिएंट है उसमें, मतलब टी मतलब टाइम, इसीलिए वो टाइम पर डिपेंडेंट है। पर अभी हम लोग जो इक्वेशन देखेंगे वो है स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या रहेगा? हम लोग स्क्रोडिंजर का वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे पर वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मतलब जो भी इक्वेशन साई साई क्या है? प्रोबेबिलिटी है, वेव फंक्शन है हमारा। तो जो भी वेव फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मास को कंसीडर करेंगे और वो मास कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। अब वो पार्टिकल जो है, ये अब पार्टिकल है, उसका कुछ मास रहेगा, वो एक वेलोसिटी से मूव करेगा ऐसे, ये वेव के फॉर्म में। अब वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, वेव फॉर्म करेगा, बट ये टाइम पर क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है मतलब उसका मोमेंटम है, कुछ वेलोसिटी है मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब p इज इक्वल टू एम वी, है ना? v मतलब वेलोसिटी। अब वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम रहेगा, उसकी कुछ एनर्जी रहेंगी। तो वो हम लोग उसके थ्रू, एनर्जी और मोमेंटम के थ्रू टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालेंगे स्क्रोडिंजर का। इसके पहले हमने क्या देखा था? टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो कि टाइम t, फैक्टर t पर डिपेंडेंट था। ये डिफरेंस है इसमें, और इसमें टाइम t पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम लोग क्या डिराइव करेंगे, जो भी पार्टिकल है वो कुछ वेलोसिटी से अपनी मूवमेंट कर रहा है, वो वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है उसका कुछ मोमेंटम रहेगा, कुछ एनर्जी रहेंगी, और इस मोमेंटम और एनर्जी की हेल्प से हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकालेंगे विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली का इक्वेशन हम लोग कंसिडर करेंगे। डी ब्रॉगली का मतलब जो लैम्बडा पर डिपेंडेंट है। लैम्बडा क्या है? हमारे वेव फंक्शन की वेवलेंथ है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताएगा। वेवलेंथ है मतलब वेव की डिस्टेंस, वेव की लेंथ, डिस्टेंस। ओके, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम लोग वेव फंक्शन निकालेंगे। सो हम लोग ये देखते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, लेट p एंड e बी दी मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने देखा कि हमने एक m पार्टिकल को कंसिडर किया जो कि कैसे मूव हो रही है, वेलोसिटी v से मूव हो रही है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेव कभी निगेटिव डायरेक्शन में मूव होती है क्या? नहीं, वेव विल मूव ओनली इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने एक वेव कंसिडर किया जिसमें पार्टिकल m जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रही है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका कुछ मोमेंटम रहेगा। तो p हमने उसका मोमेंटम लिया और e उसकी एनर्जी ली पार्टिकल की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कंसीडर करा। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने मैटर वेव क्या होती है वो बताया। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड एज मैटर वेव। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि हर जो पार्टिकल है वो वेव से एसोसिएटेड है, वो एक वेव से लिंक्ड है। मतलब ये एक वेव है। ठीक है, तो ये वेव होने के कारण, एक सेकेंड, ये वेव होने के कारण यहाँ पे पार्टिकल बहुत सारे हैं। यहाँ ये पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे है। तो हमारा पार्टिकल कैसे मूव करेगा? वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो अपनी ही रेस्ट पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, और वो वाइब्रेट करने के बाद जो उसके नेबरहुड में पार्टिकल है वो पार्टिकल को वो पुश करेगा। ठीक है, और वो पार्टिकल उसको पुश करने के कारण उसकी एनर्जी दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर होगी, और ऐसे ही वेव फॉर्मेशन होगा। जब नेक्स्ट वो पार्टिकल जो भी रेस्ट पोजीशन पे है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो उसके नेबरहुड के पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। So, the wave function describing the behavior of wave associated with moving particle
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन साई। तो जो भी हमारा वेव फंक्शन है, जैसे हमने स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जब पढ़ा था, उसमें भी हमने बताया था कि साई हमारा वेव फंक्शन है। और जो वेव फंक्शन है, जो कि वेव फंक्शन क्या बताता है, वेव फंक्शन बताता है पार्टिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर, वो कैसे मूव हो रहा है, किसकी वेलोसिटी क्या है। तो अगर हमको पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग वेव फंक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको बस किसकी नीड रहेंगी, पार्टिकल के बिहेवियर को पता करने के लिए सिर्फ वेव फंक्शन की नीड होंगी। कोई भी वेव फंक्शन जो भी एक पार्टिकल से एसोसिएटेड है, वो वेव फंक्शन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको साई से। वो कैसे, किस पर डिपेंड रहेगा, साई ऑफ एक्स कॉमा टी। एक्स मतलब उसकी पोजीशन पे और टी मतलब टाइम पर। तो जो भी वेव फंक्शन है वो कैसे हम लोग करेंगे, साई ऑफ एक्स कॉमा टी। वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स माइनस ई टी। आई अपॉन एच क्रॉस तो है, पी एक्स क्या होगा, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो कैसे मूव हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। तो हम लोग मोमेंटम कैसा लेंगे, पी एक्स। समझ आ रहा है। तो पी एक्स माइनस ई टी। तो जो भी हमारा पार्टिकल है, अगर हमें उसका बिहेवियर पता करना है तो हम लोग किससे बिहेवियर पता करेंगे, उसके वेव फंक्शन से। और उसका वेव फंक्शन हम कैसे डिनोट करेंगे, साई से। तो साई ऑफ एक्स कॉमा टी, वो किस पर डिपेंडेंट है वेव फंक्शन, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और उसका टाइम। साई ऑफ एक्स कॉमा टी विच इज इक्वल टू ए इंटू टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब इसको साई ऑफ एक्स कॉमा टी, तो हम लोगों को पता है वो डिपेंडेंट है उसकी पोजीशन पे, पार्टिकल के और टाइम पर। तो हम लोग लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स कॉमा टी को साई, फिर ये इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, पर हमें अभी क्या डिराइव करना है, स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मतलब ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर ये जो वेव फंक्शन है साई, ये वेव फंक्शन है ना साई, तो ये टाइम पर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये निकालने के लिए हमने जो पहले टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकाला था, हम वही निकालेंगे, वही यूज़ करेंगे। मतलब उसी की मदद से टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालने के लिए टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या है स्क्रॉडिंजर का, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों को टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालना है इससे। तो इसको मैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब डेरिवेटिव निकालना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टी ये वाले इक्वेशन की। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि डेल साई बाय डेल टी जो है उसकी डेरिवेटिव निकालूंगी। तो डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ये जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो इसकी डेरिवेटिव निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, साई की डेल साई बाय डेल टी हो जाएगा। और इसकी डेरिवेटिव ए तो कांस्टेंट है, ए इंटू ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स माइनस ई टी। तो ई टी का मैं ई लिख सकती हूँ, और ये जो बचे हुए कॉन्स्ट है ई टू द पावर इसकी डेरिवेटिव, फिर टी की डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई। ठीक है, यहाँ पर टी चाहिए और ये वाला हो जाएगा आई अपॉन एच क्रॉस इंटू माइनस ई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स जो है क्या है, आई अपॉन माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, और ये बची हुई टर्म क्या है, बची हुई टर्म इज इक्वल टू साई है। तो ये मेरा डेल साई बाय डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस आई ई साई बाय एच क्रॉस। ठीक है, तो डेल साई बाय डेल टी क्या है, माइनस आई। अब मेरे को इसको यहाँ पे मेरे को माइनस हटाना है, तो मैं आई की एडजस्टमेंट कर दूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आई अपॉन आई इंटू ई साई बाय एच क्रॉस। तो ये हो जाएगा आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ओके, सो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा ई साई अपॉन आई एच क्रॉस। ये समझ आया। यहाँ पे क्या किया हमने, डेल साई बाय डेल टी जो है वो आया है माइनस आई इंटू ई साई अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई की एडजस्टमेंट की है,
और एडजस्टमेंट करने के बाद आई इंटू आई क्या होगा, आई इंटू आई होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरी टर्म जो है डेल साई बाय डेल टी वो हो जाएंगी ई साई अपॉन आई एच क्रॉस। अब ई साई अपॉन आई एच क्रॉस है, और ये क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ, आई एच क्रॉस जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी, तो मेरा मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ई साई। अब कुछ आपको सिमिलैरिटीज मिल रही होंगी स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। हमने क्या किया, जो हमारा साई का जनरल इक्वेशन है वेव फंक्शन का, उसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद हम लोगों को ये इक्वेशन मिला आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ई साई। अब ये सिमिलर कैसे है स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से, ये सिमिलर इसीलिए है क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन एक्स एंड नॉट ऑन टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है किस पे, पोजीशन एक्स पे, और टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है एक्स पे, पर टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, हम लोगों को ऐसे लेना है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली फाई ऑफ एक्स फंक्शन और यू ऑफ टी। तो टी वाले फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट मैंने इग्नोर कर दिया। तो मेरा फंक्शन साई क्या हो जाएगा, फाई यू। अब फाई यू है, अब ये इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू फाई यू है, तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट आएगा डेल फाई बाय डेल एक्स। क्या क्या हमने जो भी मेरा इक्वेशन निकला पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया कि x पर डिपेंडेंट है पर t पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए हमने हमारे साई के इक्वेशन में, और फिर वो इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन को मैंने डबल डिफ्रेंशिएट किया, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया साई को, तो डेल साई बाय डेल एक्स निकला, और डेल साई बाय डेल एक्स को और एक बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया, जिसको मैं बोलूँगी डबल डिफ्रेंशिएट किया मैंने। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ड्यू कांस्टेंट है। अब जो भी हमारी इक्वेशंस है मैंने सबको क्या किया, वो कर दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे इसका पहला जो इक्वेशन था उससे और इससे लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, उसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ठीक है, फिर क्या हो गया, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी क्या होता है, हमने इसके पहले अभी निकाला था ई साई होता है, तो मैंने आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी की जगह क्या पुट कर दिया, ई साई। एंड ये जो वैल्यू है जो हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया जो टर्म को, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, उसकी जगह मैंने लिखी यू डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी यू। ठीक है, तो इसको फिर मैंने रीअरेंज करा थोड़ा सा, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m यू डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई ऑफ यू। फिर डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड्स को बाय यू, डिवाइड किया, फिर u से डिवाइड करने के बाद ये हर टर्म्स में जो u है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फिर हमारा जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगा ई फाई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई। फिर इसको रीअरेंज किया, एच क्रॉस स्क्वायर वाली टर्म को इधर लेके गई मैं, तो फिर मेरी टर्म क्या बनी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई फाई, ये माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ फाई की टर्म कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन मिला हम लोगों को फाइनल, वो इक्वेशन क्या है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी ऑफ फाई इक्वल टू 0। ये है स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल।
जैसे हमने स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन भी 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में देखा था, वैसे हम स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन भी दोनों लिख सकते हैं। 1 डायमेंशनल में एक्स, जैसे डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें वो 3 डायमेंशनल को बोलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m कॉमन आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस वी ऑफ फाई इक्वल टू 0। तो ये है मेरा स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। और इसके पहले हमने क्या देखा था, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो दोनों सिमिलर ही है, वो टाइम पर डिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट, उसको हमने किससे डिराइव किया, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से ही डिराइव किया और वेव फंक्शन से डिराइव किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करी, उसको डिफ्रेंशिएट किया और उन दोनों वैल्यूज से हमने टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल डिराइव किया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।